साथियों, सबसे पहले तो आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से रीट की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। रीट का पहला टॉपिक ले रहे हैं। टोटली कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको पूरी साइंस कराऊं रीट की। अभी हमारे पास करीबन 1.5 से 2 महीने का समय है। वही खाने वाली क्लासेस के हिसाब से चलेगा। 20 मिनट आपको शाम को और 20 मिनट सुबह करीबन इन क्वेश्चंस को देखना है। देखिए, पुनः मैं आपसे एक बात कहूंगा कि जिस तरीके से मैंने सेकंड ग्रेड में ही आपको प्रारंभ में ही कहा था कि इस बार पेपर का लेवल काफी अच्छा रहेगा, आपको 40% बनाने में भी जोर आएगा, उसी तरीके से मैं आपको पुनः बता दूं, रीट की साइंस और मैथ बहुत अच्छे लेवल की आएगी। वो बात अलग है, आप इसको अभी नहीं माने, एग्जाम्स वाले दिन मानेंगे। तो आज क्लास स्टार्ट करते हैं। आज एसिड बेस सॉल्ट की मैंने पहली क्लास स्टार्ट की है। ज्यादा नहीं, 19-20 क्वेश्चन आज पहली क्लास के स्टार्ट किए हैं। आपको लगता है क्लासेस हमारे काम की हैं, आप ज्यादा से ज्यादा क्लासेस को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और क्लासेस आज से स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ मैं आपको एक और बात बता दूं कि एनएम क्लासेस की तरफ से मैथ्स की भी रोज रीट की मेंस की क्लासेस स्टार्ट है। आप यूट्यूब पर जाएं, वहां आपको रोज रीट की मेंस की मैथ्स की क्लासेस मिलेंगी। वो बात अलग है, आप अभी नहीं मानेंगे कि सर इतना स्टैंडर्ड आता है क्या। तो जिस दिन रीट का पेपर होगा उस दिन आप मान लेंगे। वो आपकी इच्छा है कि आप इस तरह के क्वेश्चन पढ़ना चाहें कि अम्ल क्या है, क्षार क्या है, वो बात अलग है। और जिस दिन पेपर का लेबल आएगा उस दिन आप देख लेना। अभी हाल में ही वनपाल, वन रक्षक, इस तरह के जो कर्मचारी चयन बोर्ड ने पेपर जो लिए हैं उनका स्तर इजी नहीं है, बहुत अच्छे लेवल की साइंस और मैथ आई है। उसी हिसाब से आप तैयारी करें आगे, वरना फिर जिस दिन एग्जाम्स होगा उस दिन आपको लगेगा कि शायद सर ने सही कहा था। जैसा सेकंड ग्रेड में प्रारंभ से कहते आ रहे थे कि पेपर का लेवल बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, माने आप अच्छा लेवल रहेगा, उसी तरीके से मैं आपको पुनः कह रहा हूं रीट के पेपर का लेवल बहुत अच्छा रहेगा। पास होने में ही बड़ा जोर आएगा, बार बार कह रहा हूं। तो कृपया आप अच्छे लेवल को पढ़ें और क्लासेस स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो एक 10th लेवल का क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपसे एक सीधी सी बात कही है कि एक टेस्ट ट्यूब में आपने एसिड ले लिया है और आपने बेस ले लिया है। एक क्या होगा, मतलब आपको एक टेस्ट ट्यूब दे दी है, उसमें आपने अम्ल और क्षार मिलाया है, तो बताएं क्या होगा। क्या होगा जब टेस्ट ट्यूब में एसिड के सॉल्यूशन और बेस के सॉल्यूशन को आपस में मिक्स किया जाएगा तो क्या होगा। तो देखिए, एक छोटी सी ये रिएक्शन है जिस पर पहला क्वेश्चन बनता है, और आप सबने इस क्वेश्चन को पढ़ा भी है कि अम्ल, आप सबने इस क्वेश्चन को पढ़ा है, अम्ल और क्षार आपस में जब रिएक्शन करते हैं तो लवण और जल बनता है। अम्ल और क्षार जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो लवण और जल बनता है। इस दौरान जो एनर्जी बाहर निकलती है उसे उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं, क्योंकि अम्ल के द्वारा H आयन दिया जाता है और क्षार के द्वारा आप सबको पता है OH आयन दिया जाता है। H आयन और OH आयन आपस में रिएक्शन करके वाटर बनाते हैं और साथ में सॉल्ट बनता है, क्योंकि विपरीत आयनों के बीच में अट्रैक्शन होता है, उसके कारण एनर्जी रिलीज होती है। इसे आप सब जानते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और डेल H का मान क्या होता है, नेगेटिव होता है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है। वापस सुने, ये क्वेश्चन ये है कि एक टेस्ट ट्यूब में हमने एसिड का सॉल्यूशन और बेस के सॉल्यूशन को मिक्स किया तो क्या होगा, अम्ल और क्षार की रिएक्शन होगी, लवण बनेगा, साथ में जल बनेगा। अम्ल के द्वारा H आयन दिए जाएंगे, क्षार के द्वारा OH आयन दिए जाएंगे, विपरीत आयनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, परिणाम स्वरूप एनर्जी रिलीज होगी। यानी कि यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और आप सबको पता है उदासीनीकरण अभिक्रिया एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी रिलीज होगी तो जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो देखें, क्वेश्चन है क्या होगा जब टेस्ट ट्यूब में एसिड के सॉल्यूशन और बेस के सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे तो क्या होगा। पहला ऑप्शन, क्या सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ेगा। दूसरा ऑप्शन, क्या सॉल्यूशन का टेम्परेचर कम होगा। तीसरा ऑप्शन, सॉल्यूशन के टेम्परेचर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चौथा ऑप्शन, सॉल्ट फॉर्मेशन होगा, लवण का निर्माण होगा।
अम्ल और क्षार रिएक्शन करेंगे तो आपको पता है लवण तो बनेगा, यानी चौथा ऑप्शन तो होगा। साथ में मल्टीपल चॉइस है, एक से ज्यादा आंसर आने हैं तो लवण का निर्माण तो होगा। साथ ही साथ मैंने कहा यह अभिक्रिया उदासीन किरण अभिक्रिया कहलाती है, एनर्जी रिलीज होगी, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। और जब ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है तो हमेशा ध्यान रखें टेम्परेचर बढ़ता है सॉल्यूशन का। ऊष्माशोषी में ऐसे याद रखें सूख जाता है, यानी टेम्परेचर कम हो जाता है। और जब ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है तो सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ेगा, साथ ही साथ सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। और ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा 4, इसीलिए इसका आंसर 4 होगा। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन तो आपके 9th और 10th के लेवल का है, लेकिन जब इसी क्वेश्चन को 11th और 12th के लेवल पर पूछा जाता है तो वो उदासीनीकरण ऊष्मा का मान पूछता है। आपको पता है ये अम्ल प्रबल भी हो सकता है, ये क्षार प्रबल भी हो सकता है। जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार होते हैं तो लवण और जल बनता है, तो पूछा जाता है उदासीनीकरण ऊष्मा का मान क्या होगा। अगर इन दोनों में से किसी एक को दुर्बल कर दिया जाए या दोनों को ही दुर्बल कर दिया जाए तो उस समय उदासीनीकरण ऊष्मा का क्या मान होगा, इस डेल एच का क्या मान होगा, एसिड बेस जब रिएक्शन करेंगे तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, वो एनर्जी आपसे पूछी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 11th और 12th के बेसिस पर यही बनता है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर HCl व अमोनियम हाइड्रोक्साइड अगर आपस में अभिक्रिया करते हैं तो उदासीनीकरण एंथैल्पी का मान क्या होता है। यहां यह कहना चाह रहा है, आप सबको पता है HCl प्रबल अम्ल है, यानी कि यह स्ट्रॉन्ग एसिड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, यह तो कंफर्म है। अम्ल और क्षार जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो लवण बनेगा और साथ में जल बनेगा। और यह भी कंफर्म है इस दौरान एनर्जी बाहर निकलती है, उस ऊष्मा को हम उदासीनीकरण एंथैल्पी या उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। डेल एच का मान नेगेटिव होता है। डेल एच नेगेटिव का मतलब ऊष्माक्षेपी प्रक्रम। अभी मैंने कहा जब प्रबल अम्ल और ये प्रबल क्षार होते हैं उस दौरान जो एनर्जी बाहर निकलती है वो बाहर निकलती है -57.32 किलो जूल प्रति मोल। ध्यान रखें, जब ये प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार होता है तो एनर्जी 57.32 किलो जूल के आसपास निकलती है। लेकिन जब एक प्रबल अम्ल और एक दुर्बल होता है तो उस दौरान इस एनर्जी के मान में कमी आ जाती है, क्योंकि एक प्रबल अम्ल है और एक दुर्बल क्षार है। तो इस दौरान जो उदासीनीकरण एंथैल्पी का मान होगा वो 57.32 किलो जूल प्रति मोल से कम होगा। इसीलिए इसका जो आंसर है वो -51.34 किलो जूल प्रति मोल होगा। ध्यान रखें, यहां आपको नेगेटिव वैल्यूज से नहीं देखनी। नेगेटिव वैल्यू तो केवल ये बता रही है कि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है। आपको गणितीय वैल्यू देखनी है। आपको पता है एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक वीक बेस है, तो एनर्जी तो रिलीज होगी लेकिन एनर्जी का मान 57.2 किलो जूल से कम होगा। ऐसा ऑप्शन सेकंड है, इसीलिए इसका आंसर सेकंड गया। ये वाला क्वेश्चन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2015 में पूछा गया। 11th-12th बेसिस है, सिंपल सा थ्योरम, एसिड बेस से रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है और ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है। जब दोनों स्ट्रांग होते हैं तो एनर्जी 57.32 किलो जूल प्रति मोल रिलीज होती है, और जब एक भी वीक होता है या दोनों वीक होते हैं तो एनर्जी का मान 51.34 किलो जूल हो जाता है, कम हो जाता है 57.32 से। अगला क्वेश्चन मैंने इसी बेसिस पर ऐसा बनाया, एक HCl है, स्ट्रॉन्ग एसिड, NaOH, स्ट्रॉन्ग बेस, एसिड बेस रिएक्शन करेंगे तो लवण और जल बनेगा। अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया है, डेल एच का मान नेगेटिव होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जब प्रबल अम्ल प्रबल क्षार के साथ रिएक्शन करता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो -57.32 किलो जूल प्रति मोल होती है। आपको पता है HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है। अपने दिमाग में रखें प्रबल अम्ल हमारे कोर्स में कौन कौन सा है। नंबर 1 HClO4 प्रबल अम्ल है, नंबर 2 HCl प्रबल अम्ल है, नंबर 3 HNO3 हमारे कोर्स में प्रबल अम्ल है, नंबर 4 H2SO4 हमारे कोर्स में प्रबल अम्ल है, नंबर 5 HBr हमारे कोर्स में प्रबल अम्ल है, HI हमारे कोर्स में प्रबल अम्ल है। ये 6 अम्ल ऐसे हैं जो प्रबल हैं। ये सारे के सारे 6 अम्ल प्रबल हैं, शेष अम्ल आपके कोर्स में दुर्बल है। स्ट्रॉन्ग बेस की बात की जाए, स्ट्रॉन्ग बेस कौन से हैं? फर्स्ट वर्ग के हाइड्रोक्साइड में लिथियम हाइड्रोक्साइड को छोड़कर सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है।
सेकेंड वर्ग में बेरिलियम और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को छोड़कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रांशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है। उम्मीद करता हूं कॉन्सेप्ट नंबर 1 आपके समझ में आया होगा। ये तीनों क्वेश्चन कॉन्सेप्ट नंबर 1 पर है। इतना सा कॉन्सेप्ट है, अम्ल और क्षार जब रिएक्शन करते हैं लवण और जल बनता है, अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल अपना H आयन देता है, क्षार अपना OH आयन देता है, H आयन OH आयन विपरीत आयन रखते हैं, अट्रैक्शन होता है, एनर्जी रिलीज होती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस, तो उस दौरान जो उदासीनीकरण एंथैल्पी का जो मान है वो -57.32 किलो जूल होता है। और दोनों में से अगर एक भी वीक हो जाए या दोनों वीक हो जाए तो इस उदासीनीकरण एंथैल्पी के मान में कमी आ जाती है। उम्मीद करता हूं तीनों क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इस तरह के क्वेश्चन भी बनने की संभावना पूरी है। यह क्वेश्चन कॉन्सेप्ट नंबर 2 पर बेस है। आप सबको पता है, सबने पढ़ा होगा, अम्ल जितने H आयन देता है वो उसकी क्षारकता कहलाती है। यहां आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा द्विक्षारकीय अम्ल है। आप सबको पता है HCl एक H+ आयन देता है, HCl की क्षारकता 1 है। HNO3 नाइट्रिक एसिड, इसकी क्षारकता भी 1 है। H2SO4 जिसे आप सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, और इस अम्ल की क्षारकता कितनी होती है? 2 होती है। अब यहां प्रश्न उठा H3PO4। ये तीन एसिड ऐसे हैं जो आपको अच्छे से याद रखना है। एक तो H3PO2 जिसको कहा जाता है हाइपोफास्फोरस एसिड, H3PO3 जिसको कहा जाता है फास्फोरस एसिड, H3PO4 जिसे कहा जाता है फास्फोरिक एसिड। यहां सारी ही कंडीशंस में फास्फोरस की बैलेंसी 5 सेटिस्फाई करनी है। PO O H H और H हमेशा किनारे पर होता है। P डबल बॉन्ड O। ये स्ट्रक्चर जो है वो H3PO2 की है, इसे हाइपोफास्फोरस एसिड कहते हैं। और इस हाइपोफास्फोरस एसिड में यही वाला हाइड्रोजन एसिडिक होता है जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो ध्यान रखें, जल्दीबाजी में कभी ऐसा नहीं कर दें कि इस हाइपोफास्फोरस एसिड की क्षारकता 3 ना कर दें। हाइपोफास्फोरस एसिड की जो क्षारकता है वो 1 है। वही हाइड्रोजन एसिडिक होता है जो फॉर्म से जुड़ा हो, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हो, जो हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ा हो, जो हाइड्रोजन फ्लोरीन से जुड़ा हो, वही हाइड्रोजन एसिडिक होता है। इसे H3PO2 को हम हाइपोफास्फोरस अम्ल कहते हैं। जल्दीबाजी में यह मत कर देना इस अम्ल की क्षारकता 3 होती है। इस अम्ल की क्षारकता 3 नहीं बल्कि 1 होती है। जब मुझे H3PO3 बनाना है तो इसके अंदर मुझे एक ऑक्सीजन और इंट्रोड्यूस करना होगा, वो मैं यहां कर दूंगा। इसे हाइपोफास्फोरस अम्ल, इसे फास्फोरस अम्ल कहते हैं। और दिख रहा होगा इस फास्फोरस अम्ल की क्षारकता 2 है, और तीसरा जो आपका फास्फोरिक अम्ल होगा इसकी क्षारकता 3 हो जाएगी। तो ध्यान रखें, क्वेश्चन नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 2 जो बनता है, जिस पर क्वेश्चन कर्मचारी चयन बोर्ड बना सकता है, पहला समझ में आया होगा। अम्ल और क्षार रिएक्शन करके लवण और जल बनाएंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, -57.32 किलो जूल। अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, दोनों में एक भी वीक, तो एनर्जी के मान में कमी आनी है। दूसरा कॉन्सेप्ट, कोई भी अम्ल देकर पूछेगा इसकी क्षारकता कितनी है, 3-4 एक्सेप्शंस दिमाग में रखना है। हाइपोफास्फोरस अम्ल की क्षारकता 1, फास्फोरस अम्ल की क्षारकता 2, फास्फोरिक अम्ल की क्षारकता 3। समझ में आया? ऐसे मत कर देना इसकी भी 3 इसकी भी 3, ना ना ना, इसकी 1, इसकी 2, इसकी 3। समझ में आया होगा? यहां ये एसिडिक हाइड्रोजन है, यहां ये 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, और H3PO4 में 3 एसिडिक हाइड्रोजन है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक क्षारकीय अम्ल है? अभी अभी मैंने कहा H3PO2, वापस स्ट्रक्चर बना देता हूं, फास्फोरस के साथ डबल बॉन्ड के साथ एक ऑक्सीजन भाइले के साथ जुड़ा, ये OH, ये H और ये H। समझ में आ गया होगा? इसे H3PO2
अच्छी तरह याद रखें, ये हाइपोफास्फोरस अम्ल है और इसकी क्षारकता 1 होगी। H3PO3 होता तो 1 को यहां फंसा देते, तो H3PO3 जिसे फास्फोरस अम्ल कहे उसकी क्षारकता 2, H3PO4 की क्षारकता 3, और आप सबको पता है सल्फ्यूरिक एसिड की क्षारकता 2 होती है, तो इनमें से एक क्षारकीय अम्ल हाइपोफास्फोरस अम्ल होगा। आपसे केवीएस के अंदर पूछा गया, क्योंकि इसकी 2 एसिड उसकी पसंद है, 2 अम्लों की क्षारकता पसंद है, एक पसंद तो उसकी बोरिक एसिड है, H3BO3 बहुत बुरा एसिड, H3BO3 जिसे बोरिक एसिड कहते हैं। दूसरा एग्जामिनर आपसे बार बार पूछता है H3PO2 जिसे हाइपोफास्फोरस एसिड कहते हैं। इन दोनों की जो क्षारकता होती है वो 1 होती है। आपसे केवीएस के एग्जाम में पूछा गया कि बोरिक अम्ल की क्षारकता कितनी होती है, तो बोरिक अम्ल की जो क्षारकता होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। देखिए बार बार पुनः मैं आपसे कह दूं, लिखने को अम्ल क्षार लवण है, टॉपिक अम्ल क्षार लवण और पीएच स्केल है। अगर वो 11वीं 12वीं लेवल पर जाता है तो इन क्वेश्चंस पर आ सकता है। क्यों? क्योंकि 10वीं में एक छोटी सी बात लिखी हुई है, अम्ल और क्षार रिएक्शन करके लवण और जल बनाते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। छोटी सी बात दे रखी है 9वीं 10वीं की किताब में, 10वीं की किताब में, इस अम्ल की क्षारकता क्या है, ये एक क्षारकीय अम्ल, ये द्विक्षारकीय अम्ल, ये त्रिक्षारकीय अम्ल। पेपर का लेवल जब बढ़ेगा तो वो आपसे इसको जरूर पूछ सकता है, बोरिक अम्ल एक क्षारकीय अम्ल और हाइपोफास्फोरस अम्ल एक क्षारकीय अम्ल। इसको जरूर याद रखें, एक्सेप्शनली याद रखें। इतना आपको जो मैं बता रहा हूं उसको याद करें। इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है? ठीक है, वैसे तो क्या होता है, वो हाइड्रोक्साइड हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है, वो बेस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है जिसके साथ जो मेटल जुड़ी हुई हो वो बड़े आकार की जुड़ी हो। जैसे यहां आप साधारण बात करें तो अपने दिमाग में रख लें, दिमाग में क्या रखेंगे, ऐसे याद रख लें, जैसे अगर हम पीरियोडिक टेबल में बात करें तो इधर एस ब्लॉक पता है, इधर डी ब्लॉक और इधर पी ब्लॉक। बाएं से दाएं जाने पर साइज घटती है, दाएं से बाएं आने पर साइज बढ़ती है। अगर आप बाएं से दाएं जाओगे तो एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ती है, और दाएं से बाएं आओगे तो बेसिक प्रॉपर्टी बढ़ती है। हमेशा दिमाग में रखें, एस ब्लॉक के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है। अभी अभी मैंने कहा फर्स्ट वर्ग में आप लिथियम हाइड्रोक्साइड को छोड़ दीजिए, शेष जो आपके हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रूबिडियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आता है। सेकेंड वर्ग में शुरू के 2 हाइड्रोक्साइड छोड़ दीजिए, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको आप कहते हैं, ये वीक बेस है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है। डी ब्लॉक के हाइड्रोक्साइड वीक बेस होते हैं, इसीलिए इसका आंसर क्या कहा, NaOH। अगला क्वेश्चन, पोटाश एलम क्या है? अब आपके कोर्स में सॉल्ट है। अब सॉल्ट तो कई प्रकार के होते हैं, सिंगल सॉल्ट, डबल सॉल्ट हो सकते हैं ना। तो पोटाश एलम क्या है, जिसे आप फिटकरी कहते हैं। तो फिटकरी के अंदर 2 सॉल्ट होते हैं। फिटकरी का फॉर्मूला सबको आपको पता है, K2SO4, पोटेशियम एक सॉल्ट ये रहा, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट .24S2। आपसे पूछा जा सकता है पोटाश एलम क्या है, फिटकरी क्या है, एक सॉल्ट ये रहा, एक सॉल्ट ये रहा, इसीलिए जो पोटाश एलम है, फिटकरी क्या है, एक डबल सॉल्ट का उदाहरण। अगला क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन को पूछने का तरीका है, जैसे अभी हाल में 2nd ग्रेड में हुआ, तो अब तक ये पूछा जाता था कि प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है, और ऑप्शन आता था आइसोप्रेन। इस बार भी वही क्वेश्चन पूछा गया, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है। क्वेश्चन तो आइसोप्रीन ही था, लेकिन आइसोप्रीन का यूपीएससी ने पूछ लिया। अब आप सबको यह तो पता है कि टमाटर के अंदर ऑक्सैलिक एसिड है, टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड है, पालक में ऑक्सैलिक एसिड है, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया, क्योंकि 11th 12th के हिसाब से यह पूछा जा सकता है कि टमाटर में कौन सा एसिड प्रेजेंस है।
ऑक्सैलिक एसिड तो लिखेगा लिखेगा, साथ में उसका IUPAC नेम भी पूछ सकता है। तो टमाटर के अंदर आपको पता है टमाटर क्या है, टमाटर के अंदर ऑक्सैलिक एसिड होता है, और ऑक्सैलिक एसिड आप सबको पता है एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपका ऑक्सैलिक एसिड होता है। IUPAC नेम आपको थोड़ा बहुत आइडिया सबका रहता है, क्योंकि साइंस के सारे स्टूडेंट रहे हैं। 2 कार्बन की चेन बनेगी तो एथेन तो लिखा आएगा, और जब मुख्य क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है तो कहीं ना कहीं अनुलग्न भी लगता है, और COH का अनुलग्न ओइक एसिड होता है। तो ध्यान रखें, टमाटर के अंदर हो सकता है एग्जामिनर ऑक्सैलिक एसिड दे दे, और यह भी हो सकता है ऑक्सैलिक एसिड नहीं लिखकर यह भी दे दे कि इसके अंदर एथेन 1,2 डाइओइक एसिड होता है। तो याद रखें, टमाटर में एथेन 1,2 डाइओइक एसिड है, ये सब आप जानते हैं। दही में लैक्टिक एसिड है, सिट्रिक एसिड, सिट्रस फ्रूट जो नींबू संतरा, इनमें सिट्रिक एसिड है। लेकिन जब एग्जामिनर को टेस्ट करना होगा तो वो आपसे कहेगा टमाटर में कौन सा एसिड है, इस तरह से आपसे बात करेगा। निम्न में उदासीन लवण कौन सा है, मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है, ऐसा कौन सा सॉल्ट है जिसको आप पानी में डालें और विलियन की जो पीएच है वो 7 ही बनी रहे। ऐसा क्वेश्चन बनने के इसलिए चांसेस हैं क्योंकि सॉल्ट आपके कोर्स में है, लवण आपके कोर्स में है, तो इस तरह का क्वेश्चन दिया जा सकता है। जैसे अमोनियम क्लोराइड है, तो सबसे पहले आप तोड़ लोगे अमोनियम और क्लोराइड को, फिर आप इसको पानी में डालोगे, H+OH-, विपरीत आयन एक दूसरे को पसंद करते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और आपको पता है साथ में बन जाएगा HCl। HCl आपको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड मचक के H+ आयन देता है, जबकि NH4OH आपको पता है वीक बेस है। कुल मिलाकर स्ट्रॉन्ग एसिड ज्यादा H आयन देगा, ज्यादा H आयन देगा तो माध्यम कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। दूसरा आपको ऑप्शन में दे रखा है अमोनियम एसीटेट। अमोनियम एसीटेट में अमोनियम प्लस होता है, एसीटेट माइनस, पानी के साथ रिएक्शन H+OH-, एक बनेगा एसिटिक एसिड और एक बनेगा NH4OH। ये आपका वीक बेस, ये आपका वीक एसिड। वीक एसिड जितने H आयन देगा, वीक बेस उतने ही OH आयन देगा। माध्यम में जितने H आयन हो और उतने ही OH आयन हो, तो आप सबको पता है वो सॉल्यूशन कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। सोडियम एसीटेट की बात करेंगे, एसीटेट और Na+, इसके साथ तो जुड़ जाएगा NaOH, इसके साथ जुड़ेगा H। एसिटिक एसिड वीक एसिड है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस ज्यादा OH आयन देगा, परिणाम स्वरूप माध्यम क्षारीय हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट में ये तो बना देगा NaOH और ये बना देगा H2CO3। H2CO3 तो वीक एसिड है, वो आपको कम H आयन देगा। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, वो ज्यादा OH आयन देगा, परिणाम रूप से विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा। इसीलिए इसका आंसर सेकंड है। यहां मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट किया, ये पूछ लिया आपसे, ये जो लैक्टिक एसिड है, ये चीज, ये लैक्टिक एसिड जो आप कहते हैं कि साहब दही में लैक्टिक एसिड है, उसका IUPAC नेम की फॉर्म में मैंने पूछ लिया। और एग्जामिनर देखें जब पेपर का लेवल टफ बनाएगा तो इसी तरह से बात करेगा कि 2 हाइड्रोक्सी एसिड किस में है। जो आप लैक्टिक एसिड जो बोलते हो कि दही में लैक्टिक एसिड है, उसका थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। 3 कार्बन की चेन प्रोपेन ओइक एसिड लगेगा, 2 नंबर पर OH है, तो 2 एसिड किस में उपस्थित है, 2 एसिड आपको पता है दही में है, संतरे में तो आपको पता है सिट्रिक एसिड है, सिरके में एसिटिक एसिड है। निम्न में कौन सा प्रबल अम्ल है, पीएच स्केल। अब ये थोड़ा सा 9वीं 10वीं के लेवल की बात करें, आपको पता है पीएच स्केल 0 से 14 तक मान, आप 7 से जैसे जैसे पीएच कम होती जाएगी सॉल्यूशन एसिडिक होगा, और 7 से ज्यादा जैसे जैसे पीएच बढ़ती जाएगी सॉल्यूशन बेसिक होगा। ये सब आप सिर्फ देखें, इस तरह के क्वेश्चन आने के चांस मुझे तो नहीं लगता आएंगे, वो बात अलग है। अगर आप इस तरह का 9th 10th का लेवल लेके रीट मेन का पेपर दे रहे हैं तो मुझे तो नहीं लगता कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। सबको पता है कि ये पीएच इधर 7, वो बात अलग है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बात अलग थी, वो क्वालिफाई एग्जाम था। इधर अगर आप जाओगे तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ते हैं, इधर जाओगे तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ते हैं। यहाँ pH 1 दे रखी है, यहाँ pH 5, यहाँ pH 6, यहाँ pH 2.2।
आप सबको पता है जितनी कम पीएच होगी सॉल्यूशन उतना ज्यादा ही क्या होगा, एसिडिक होगा। कौन सा लवण अम्लीय प्रकृति का है? अभी अभी मैंने कहा अमोनियम क्लोराइड को आप पानी में अगर डालेंगे, अमोनियम क्लोराइड पानी में डालें, H+ OH आयन बना अमोनियम हाइड्रोक्साइड, साथ में बना HCl। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड मचक के H+ आयन देगा, माध्यम में H+ आयन ज्यादा होंगे, और जब H+ आयन का मान ज्यादा होगा तो सॉल्यूशन आपको पता है कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। अमोनियम एसीटेट उदासीन है, नमक से NaOH और HCl बनेगा, एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, pH 7 बनी रहेगी। सोडियम कार्बोनेट बेसिक सॉल्यूशन। लुईस अम्ल और लुईस क्षार पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। कुछ भी मैं यूं नहीं कहता कि नहीं आएंगे, आने को कुछ भी आ सकता है, लेकिन इस लेवल की बात अपन कल वाली लाइन में करेंगे, नहीं तो आप कहोगे सर किस लेवल पे पहुंच रहे हो। जिप्सम को गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाना है। जिप्सम आप सब जानते हो, जिप्सम CaSO4.2H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.12H2O। और जिप्सम को जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदलते हैं तो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। इमली में कौन सा एसिड है? इमली में टार्ट्रिक एसिड है। टमाटर पालक में ऑक्सैलिक एसिड है। दही में लैक्टिक एसिड है। सिट्रस फ्रूट्स नींबू वगैरह में सिट्रिक एसिड। थोड़ा सा इजी भी ले लिया। डोलोमाइट क्या है? डोलोमाइट क्या है? डोलोमाइट एक तरह का डबल सॉल्ट होता है। डोलोमाइट में दो चीजें होती हैं, एक सॉल्ट तो होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट और एक सॉल्ट होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये चीज डोलोमाइट कहलाती है। तो डबल सॉल्ट के दो एग्जाम्पल आपको बताए, एक बताया पोटास एलम और दूसरा आपको बता दिया क्या, डोलोमाइट। इनमें से वो कौन सी स्पीसीज है जो उभयधर्मी नहीं है? ब्रॉन्स्टेंट लॉरी अवधारणा पर है। उभयधर्मी स्पीसीज वो है जो प्रोटॉन दे भी सके प्रोटॉन ले भी सके। जैसे ये स्पीसीज जब प्रोटॉन देगी H+ देगी तो बनेगा कार्बोनेट आयन, और ये नेगेटिव स्पीसीज है तो H+ लेके बना सकती है H2CO3। ये H+ आयन जब देगी तो बनाएगी PO4-3, और जब H+ आयन लेगा तो बनाएगा H2PO4-। OH- H+ दे नहीं सकता, ये केवल H+ आयन ग्रहण ही करेगा, और H+ आयन ग्रहण करके क्या बनाएगा, H2। यहां H2PO4-2 एक H+ दे के बना सकता है HPO4-3, और एक H+ ग्रहण करके बना सकता है H3PO4। इसीलिए इसका आंसर थर्ड। एक सॉल्यूशन जिसकी pH 5.2, मुझे नहीं लगता ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, लोग कर रहे हैं आप करो। एक सॉल्यूशन जिसकी pH 5.2, pOH क्या होगा? तो आप सबको पता है कि pH और pOH इन दोनों का योग मिलाकर 40। pOH पूछी जा रही है, 14 में से 5.2 माइनस कर दें, आंसर आपका आ जाएगा जो भी 8.8। उम्मीद करता हूं आज के जो 19 क्वेश्चन है वो आपके समझ में आए होंगे, और इसका लेवल मैं अगर पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छा करूंगा, क्योंकि मुझे पता है पेपर का लेवल अच्छा आएगा, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर के पेपर है वो बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, और ये वाली जो क्लासेज है वो CET दो आप, चाहे NTPC दो, चाहे कोई सा भी जिसमें जनरल साइंस से रिलेटेड चीज आती है, उन सब में आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। थैंक यू आज के लिए।